वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर अलीगढ़ में वे राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोग्राम को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि मुल्क के तालीमी शोबे के लिए कल का दिन बेहद अहम है। कल एक नई यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद रखने का मौका मिलेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नई यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। गुजरात के नए वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में वाक़ राजभवन में हलफ लिया। उनके हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर दाखिला अमित शाह समेत रियासत के 5 अलग अलग रियासतों के वज़राए आला मौजूद रहे और पटेल ने गुजराती में हलफ लिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें वजीर आला बने हैं। पटेल शाह की क़यादत करने के लिए हवाई अड्डे पर भी पहुंचे और इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाई। वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल अपने घर में पूजा अर्चना के बाद थलतेज स्थित साईं बाबा के मंदिर और अडालज में वाक़े दादा भगवान मंदिर पहुंचे और इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गए। फिर उन्होंने पहला ट्वीट जामनगर में सैलाब मुतासिरों की मदद के लिए किया। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को एयरलिफ्ट करने का हुक्म दिया गया है और हलफ बर्दारी तकरीब में मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। कर्नाटक असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हुआ है और मौजूदा इजलास नए सीएम बसवराज बोम्मई के लिए पहला इम्तहान साबित होगा। हालांकि इजलास के पहले दिन कांग्रेस लीडरान बैलगाड़ी पर सवार होकर असेंबली पहुंचे। तेल अशिया की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने ये अंदाज दिखाया है। इस दौरान असेंबली के आसपास सड़कों पर लंबा जाम लग गया। एहतजाजी मार्च की क़यादत कर रहे साबिक सीएम सिद्धारमैया और रियासती सदर डीके शिव कुमार ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी सरकार के दौरान महंगाई बेलगाम हो गई है और सरकार आम लोगों को राहत देने की बजाय अपनी जेबें भर रही है। This is symbolic protest organized by the Congress party. We came by bullock cart. D.K. Shivakumar from his house, myself from my house. We came by bullock cart in order to draw the attention of the people, attention of the government. Because today, abnormally, the prices of petrol, diesel, gas has been hiked by the government of India. Government of India. Mr. Modi is responsible. In fact, Tamil Nadu government, the Chief Minister of Tamil Nadu, he has reduced by 3 rupees. That means to say, by reducing the sale tax on the petrol and diesel. Why not this government? The high rise is only because of the BJP government and its alliance. No such high rise was being done all over the world. Only you look at the neighboring states, neighboring countries, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, anything. This is more. We can't tolerate. They are pickpocketing our pockets. So we want to fight against this government. Today is the first day of the monsoon session. In the past 6 months, there is a total collapse of the law and order. There is a skyrocketing price rise. There is a farmers issue. There's serious unemployment issues, and some of the bills they are trying to introduce and some of the programs they are trying to implement, like national education policy. So to draw the attention of the government, the Congress party has decided to come in the protest rally, Bullock Cart. उधर बेंगलोर में सदा इत्तेहाद तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर राज्यसभा एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन भी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम मसलक के इत्तेहाद नहीं बल्कि मजहबी इत्तेहाद के मकसद से मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में तमाम उलेमा और मशाइखीन मौजूद रहे। लोगों तक यकजहती का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें शामिल लोगों का कहना है कि ये प्रोग्राम हमेशा इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करता है। लोगों के दिलों को जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो काम कर रहे हैं, ये काफ़ी काम हुआ है। लेकिन आज माहौल सिर्फ कम्युनिटी के अंदर नहीं, कम्युनिटी के बाहर भी लोगों को जोड़ने की आज बात है। असरा से हम लोग जो है क्या सही इस्लाम है और कौन सही मुसलमान है और मुसलमानों का किरदार क्या है, किस तरह से हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, इस पैगाम को कैसा हम समाज में ले जाएं, उस चीज़ को लेकर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं।
हमारे रियासत कर्नाटक की तरफ से जो एक मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और उसके बाद उनको एक और प्रमोशन जिसका नाम है उससे नवाजा गया, इसलिए हम सदा इत्तेहाद वाले उनको बुलवाए हैं यहाँ पर कि ये रियासत के अंदर जो मामले हैं, जो मुश्किलात हैं, इसे कैसे हल करना है, कैसे हम लोगों को गैर मुस्लिमों के साथ हम कौम कैसे मिलकर के चलना है और सियासी क्या इसके अंदर एजेंडा है, ये मालूमात करने के लिए हम लोग डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को यहाँ पर बुलवाए हैं। हबीबुर रहमानी साहब का जो ताज़ियती प्रोग्राम या सदा इत्तेहाद के तरफ से मुनक़द किया गया है, ये सिर्फ सदा इत्तेहाद की सदा नहीं, ये पूरे आवाम, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया की आवाम के लिए आज ये ताज़ियती पैगाम है। हज़रत का जो मुकाम था, उनके वालिद मरहूम हज़रत हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारी जाफिशानियाँ की है। उधर कारकुनान इजलास में शिरकत करने आगरा पहुंचे साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी असेंबली इंतखाब में कांग्रेस का चेहरा होंगी। प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही यूपी में पार्टी इंतखाब लड़ेगी। वहीं इंतखाबात में किसी दूसरी पार्टी से इत्तेहाद की बात को कांग्रेस लीडर ने नकार दिया है। खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस अकेले ही इंतखाब लड़ेगी, तो वहीं कई वज़रा को बगावती सुरों को देखते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्टी रूठों को मनाएगी। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। यूपी के दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी की हिमायत का दौर जारी है। AIMIM के रियासती सदर शौकत अली ने एक बार फिर से अंसारी की हिमायत की है। उन्होंने मऊ में ऐलान किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाब में AIMIM मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बता दें कि BSP 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाब में दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दे रही है और जिसके बाद AIMIM ने कहा है कि BSP ने मुख्तार अंसारी के साथ धोखा किया है। अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहें, अगर उनका परिवार चुनाव लड़ना चाहे, कहीं से भी अगर वो चाहेंगे, तो यकीनन हमारी पार्टी उनका वेलकम करेगी। अगर वो मऊ से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तब भी हमारी पार्टी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी साहब के सपोर्ट में रहेगी। हम उनके सामने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर पर आज यूपी बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप मुनाकिद की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मीडिया वर्कशॉप का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि अपोजिशन को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अवाम पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि अब जब अपोजिशन के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है तो वो इल्ज़ाम लगा रही है और इल्ज़ाम तराशी की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मवाजना कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो काम कई दहाइयों में नहीं हो पाया है वो रियासती हुकूमत ने 4.5 साल में कर दिखाया है। तो राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन करने जाएं, अपने को जनेऊधारी बताएं, और जब श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में डुबकी लगाने जाएं या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी किसी मंदिर में जाएं, या कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें तो देश की जनता को वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है, मुझे इसमें व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह मैं मानता हूँ कि ये चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, उनकी हार है ये। यूपी के माइनॉरिटी कमीशन के सदर अशफाक सैफी रायबरेली जिले के इमामगंज में मदरसा दारुल उलूम बसकातुर्जा पहुंचे, जहां पर इस दौरान मदरसे में उनको हिंदू मुस्लिम दोनों ही तबके के बच्चे पढ़ते नजर आए। इस दौरान हिंदी उर्दू के साथ मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और संस्कृत की पढ़ाई देखकर वो काफ़ी खुश हुए। इस मौके पर सैफी ने कहा कि आज PM मोदी और CM योगी का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। ऐसे ही मदरसे हिंदू मुस्लिम और गंगा जमनी की तहजीब की बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं। गणेशोत्सव के दौरान पूरे मुल्क भर से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन कर्नाटक के हुबली से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जहां पर गणेश उत्सव के पंडाल में ही कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है।
वाज़ेह रहे कि कोरोना के खात्मे के लिए सरकार मुल्क भर में खास मुहिम चला रही है, लेकिन ऐसे हालात में एक मजहबी तकारीब में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जमकर तारीफ हो रही है। देखिए कर्नाटक के हुबली में गणेश उत्सव की एक खास तस्वीर। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर ऑस्कर फर्नांडिस का आज इंतकाल हो गया। वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज मंगलुरु में एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इससे कबल इसी साल जुलाई में ऑस्कर फर्नांडिस की ब्रेन सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद वो कोमा में थे। ब्रेन में बने ब्लड के थक्के को येनेपोया अस्पताल और कोडियाल बेल मंगलुरु में तकरीबन 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद हटा दिया गया था और उनकी हालत मुस्तकम बनी हुई थी। बता दें कि ऑस्कर यूपीए सरकार में मरकजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और अभी भी वो कर्नाटक राज्यसभा के रुकने पार्लियामान थे। फर्नांडिस गांधी कुनबे के बेहद करीबी माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 1980 में कर्नाटक के उडुपी लोकसभा सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे और फिर 1996 से लगातार यहां से जीतते आए। 1998 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मुंतखब किया और तब से अभी तक वो बने रहे। Mr. Oscar Fernandez was admitted with us on 19th July with subdural hemorrhage. He was operated at this hospital and he's been in the intensive care unit since then. This afternoon at 13:53 we lost him. बेंगलोर के समद हाउस में जेडीएस माइनॉरिटी कन्वेंशन मुनाकिद किया गया और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टी के मेंबरान जेडीएस में शामिल हुए। इस दौरान साबिक पीएम एचडी देवगौड़ा और साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जेडीएस लीडर मोहित अल्ताफ ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को महज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है, जिसकी वजह से लोग अब जेडीएस की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ पे, तो बहुत सारे तादाद में मुसलमान लोग जेडीएस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे और जनाब एचडी देवेगौड़ा साहब और जनाब कुमारस्वामी साहब के सदारत में मुसलमान लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी को। एक एहसास हो चुका है मुसलमानों को कि नेशनल पार्टियों से अच्छा एक रीजनल पार्टी है। तो इस एहसास के साथ, इस जज्बे के साथ मुसलमान हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर बता करके दूसरे सेकुलर पार्टीज को इल्ज़ाम लगा करके अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है। आज मुसलमान इस सारे इश्यूज़ को जान चुका है। पिछले इलेक्शन में भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते थे कि ये कहा जाता था कि जनता दल सेकुलर बीजेपी की बी टीम है और इलेक्शन होने के दूसरे दिन ही फिर से जो है कांग्रेस की लीडरशिप जनता दल सेकुलर के दरवाजे पर आकर के एचडी कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं। श्रीनगर के खानार इलाके में कल हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अर्शीद के जज्दे खाकी कुपवाड़ा में उनके आबाई घर पहुंचा, जहां पर शहीद के आखिरी दीदार के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद के अहले खाना बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। अहले खाना की हालत देखकर इलाके के लोगों की रूह कांप गई। इस वारदात ने इसके बाद से इलाके के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों ने कहा कि अर्शीद पर कायराना हमला करने वाले दहशतगर्द को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कुपवाड़ा के कुलमना गांव में रात को जब शहीद का जज्दा खाकी पहुंचा तो हज़ारों की तादाद में लोग खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उमड़ पड़े। जज्दा खाकी लेकर आए पुलिस एहलकार से लेकर ओहदेदार तक जज्बाती होते नजर आए। भीड़ को देखकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात हिफाजत दस्ते भी बेबस नजर आए। लोग पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे थे और सरहद तक शायद बदलाव की आवाज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों तक भी गूंज रही होगी। उधर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और सीनियर बीजेपी लीडर मलिक याकूब ने सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद मीर की शहादत पर शदीद रंज गम का इजहार किया है। जी हां, अरशद अहमद का कल गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया था और दहशतगर्दाना जो हमला हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत की है।
जो कल हमारा एक पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मारा गया, इसको मैं कंडम करता हूं और एलजी सरकार से गुजारिश करूंगा मैं, कब तक हमारे लोग मरेंगे। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा सेंगडूंग में मारे गए हैं। वसीम बारी बांडीपोरा से पिता और भाई के समेत उसको मारा गया। सोपोर में हमारे काउंसलर्स मारे गए, पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं, सिविल किलिंग्स हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? कम से कम इसकी तरफ तवज्जो दे दीजिए ना। दुख की बात है कि नहते पुलिस वाले पर कल पीछे से गोली मारी गई और ये बुजदिली की सबसे घटिया हरकत है कि पीछे आके नहते पुलिस वाले पे गोली मारना इस बात को दर्शाता है कि जिसने ये किया और जो लोग ये करते हैं वो बुजदिल है, और बुजदिली हमेशा पीछे आके वार करता है या पीछे कमर में वो छुरी भोंकता है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि सामने आके लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए पीछे आके वार करना इस बात को भी दर्शाता है कि अब उनमें वो दम नहीं है कि वो आके सामने आके पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़े। भारतीय जनता पार्टी इस वाक़े की बहुत पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है और हम पुलिस से डिमांड करते हैं कि जिसने ये कल ये एपिसोड किया कि हमारे एक नौजवान पुलिस ऑफिसर को शहीद कर डाला, उसको जल्द से जल्द पकड़कर उसको जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। तो श्रीनगर के बेमिना इलाके में हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों की एक साजिश को नाकाम बनाया है। रेत के बैग में रखे हुए 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बता दें कि रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने कौमी शाहराह 44 पर एक डिवाइडर के पास रेत के बैग में रखे गए 6 ग्रेनेड बरामद किए। ये सभी चीन के बने हुए ग्रेनेड हैं और जवानों की सूझबूझ से बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम बनाया गया। पुलिस ने सभी ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली है और इस सरकार में एक से बढ़कर एक मोस्ट वांटेड दहशतगर्द वजीर बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि तालिबान सरकार हलफ लेती, दुनिया इस सरकार को लेकर 2 हिस्सों में बंट गई है और बंटवारे का मुद्दा है इंसानियत। क्योंकि ज्यादातर मुल्कों ने इस सरकार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबान लगातार खुद को तस्लीम करवाने के लिए जोर लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही दुनिया अफगानिस्तान को लेकर 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। काबुल पर तालिबान की जीत की कोई देश बुराई करता रहा तो कोई इसे बड़ी जीत बताता रहा और दुनिया का ये बंटवारा अब तालिबान को तस्लीम करने को लेकर भी जारी है। दरअसल तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके दुनिया को अपनी जीत के बारे में तो बता दिया, लेकिन सिफारती मैदान में तालिबान अपनी जीत अब तक साबित नहीं कर सका है। तालिबान की इस नई सरकार को किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं मिली है और यही बात तालिबान के लिए फिलहाल परेशानी बनी हुई है। गुज़िश्ता रोज कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां दोनों ने अफगानी लीडरों और तालिबान सरकार से मुलाकात की। साथ ही दोनों लीडरान अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई और अफगानिस्तान अमन के सरबरा अब्दुल्ला से भी मिले। मीटिंग के बाद तालिबान की ओर से एक बयान भी जारी हुआ। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा के साथ मीटिंग में तालिबान ने कतर और कतर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम वादा करते हैं कि तालिबान तारीखी दोहा अमन समझौते की पासदारी करेगा। इससे पहले भी तालिबान के नेता यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार से जुड़े मामलों के अंडर सेक्रेटरी समेत अपने सबसे बड़े हमदर्द चीन और पाकिस्तान से भी मुलाकात कर चुका है। मगर तालिबान की सरकार को इन 2 मुल्कों की तरफ से भी सीधे तौर पर अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब आप ये समझिए कि तालिबान को तस्लीम करने से उसकी कितनी बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। दरअसल तालिबान को मुल्क की मईशत चलाने के लिए फंड की जरूरत है। अफगानिस्तान का करीब $9 बिलियन का फंड अमेरिका के पास है और IMF ने भी
$440 मिलियन फ्रीज कर दिया है। ऐसे में तालिबान इन पैसों को जल्द से जल्द अपने मुल्क लाना चाहता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आलमी मंच पर उसे तस्लीम किया जाना। लेकिन कई मुमालिक से उसके रिश्ते ठीक न होना उसके रास्ते की रुकावट बना हुआ है। फ्रांस उस सरकार को तस्लीम करने या उसके साथ किसी भी तरह के ताल्लुक रखने से इनकार करता है। हम देखना चाहते हैं कि तालिबान अपनी तरफ से क्या करता है और उन्हें इक्तिसादी मामले में क्या करना है। ये फैसले लेने की जरूरत होगी, साथ ही आलमी ताल्लुकात की भी जरूरत होगी। अब ये उनके ऊपर है। यानी अब तालिबान सरकार को लेकर भी दुनिया की अलग अलग राय है। कोई इस सरकार के साथ है तो कोई इससे पूरी तरह दूरी बनाकर रखना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आखिर तालिबान सरकार सिफारत के मैदान में कितने दोस्त बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में ख्वातीन को शर्त के साथ तालीम हासिल करने की इजाज़त दी है और शर्त के मुताबिक ख्वातीन के लिए अलग क्लास होगी। ख्वातीन के इस्लामी पोशाक पहनना लाजमी करार दिया गया है। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगी ख्वातीन, लेकिन इसके लिए तालिबान ने कुछ शराइत रखी हैं। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के हायर एजुकेशन के वजीर ने कहा कि ख्वातीन पोस्ट ग्रेजुएशन समेत यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन क्लासेस जिन्स की बुनियाद पर मुकसिम होनी चाहिए और ख्वातीन को इस्लामी पोशाक पहनना लाजमी होगा। इससे पहले 1990 के दहाई के आखिर में पहली बार इक़्तिदार में आने वाला तालिबान उस वक्त लड़कियों और ख्वातीन को तालीम से महरूम कर गया था और उन्हें आम मकामात से बाहर रखा गया था। 20 साल बाद इक़्तिदार में वापसी करने वाला तालिबान खुद को बदलने की बात करता है। तालिबान लगातार ख्वातीन को उनका हक देने की बात करता है, लेकिन तालिबान के ये सभी दावे किसी छलावे से कम नहीं लगते। हाल के दिनों में तालिबान ने यकसा हुकूक की मांग कर रही ख्वातीन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर के कई मुल्कों के जंगलों में आग लगी है और जिसकी वजह से हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए हैं। इंतजामिया आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज हवाओं के सबब आग फैलती जा रही है। आसमान में उठता खौफनाक धुआं, जंगल में लगी खौफनाक आग। ये तस्वीरें हैं स्पेन में सेरारा की पहाड़ियों की, जहां पर पिछले 5 दिनों से भयानक आग लगी हुई है। तेज हवाओं के सबब आग की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में आग का खतरा बढ़ गया है। जिसके बाद एंडालुसियन टाउन के 6 गांव के लोग घर छोड़कर महफूज जगहों पर चले गए हैं। आग लगने की वजह से लगभग 6000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया है। आग इतनी खौफनाक है कि स्पेन की सरकार ने इसको बुझाने के लिए मिलिट्री के साथ फायर फाइटर्स के 365 जवानों को लगाया है। इसके साथ साथ आग को बुझाने के लिए 41 एयरक्राफ्ट और 25 गाड़ियों को भी लगाया गया है, लेकिन आग तेज हवा के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।